हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की प्रैक्टिस। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। हम टॉपिक वाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने संतुलित आहार के बारे में समझा था, पोषण क्या है, अपोषण क्या है, कुपोषण क्या है, अपर्याप्त पोषण क्या है, सबके बारे में समझा था। फिर हमने जो हमारे पोषक तत्व थे, जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण में जो भी आपके आते थे मिनरल्स, इम्पोर्टेंट सबको हमने डिस्कस किया। विटामिन में हमने हर एक विटामिन को कवर अप करने की कोशिश की थी, चाहे वो विटामिन ए हो, चाहे विटामिन बी। अब विटामिन बी की कोई भी फैमिली हो सकती है, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6 कोई भी हो सकता है, हमने सबके बारे में चर्चा किया था। साथ ही साथ विटामिन जितने भी हैं यानी कि विटामिन सी, डी, ई, के सबके बारे में चर्चा कर लिया। फिर हमने कुछ भार, अधिभार और अल्प भार इन सब के बारे में चर्चा किया। थोड़े बहुत जो हमारे रोग थे, थोड़े बहुत रोगों के बारे में चर्चा किया। बट हमने आपको कहा है कि जो आपके मेजर जैसे कि हृदय रोग हुआ, यकृत रोग हुआ, किडनी रोग हुआ, इन सब के बारे में मधुमेह हुआ, इन सब की हम एक अलग से क्लास लेंगे। और जो आपके वायुजनित, जलजनित रोगों से होने वाले रोग हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। अब आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, इसमें भी हम क्वेश्चनों को ही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चनों को करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं। क्या? आपको पता ही होगा, सूचनाएँ आपको मिल चुकी हैं। क्या? कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। कब? ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो जो आपके एग्ज़ाम की डेट निकल कर आई है, वो 6 डेट आई है। पहला क्या है? पहला आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होना है, जो कि अभी आपका किसमें था? अभी आपका ये फ़रवरी में था। फिर उसके बाद ये अब चेंज हो चुका है, आ गया है 16 से 17 फरवरी मतलब एक 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम होगा। हालाँकि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम फ़िल अप किया होगा। इनकी वैकेंसी जब आई थी, तो आपने फ़ॉर्म फ़िल अप किया होगा। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके लिए हम जी-जान से जुटे हैं, वो है हमारा टीजीटी और पीजीटी। आप सबको पता है कि इसके डेट जो पहले आने थे यानी कि जो पहले बात हुई थी, वो कब हुई थी? वो आई थी टीजीटी, पीजीटी की जो डेट थी वो 4-5 अप्रैल में आई थी। लेकिन अभी कल आपका ऑफ़िशियल नोटिस जारी हुआ है, उसमें आपको बताया गया कि आपका जो टीजीटी का एग्ज़ाम होना है, वो 14 और 15 मई को होगा। साथ ही साथ उन्होंने पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट दी है 20 से 21। तो अगर हम कितना भी कम दिन माने मतलब हमारा जैसे अभी कल तो आपका रिपब्लिक डे है, कल उसको सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ आपके त्योहार भी आ जाएँगे। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट होली आ जाता है। होली के त्योहार ले लिए, मान लीजिए शादी-विवाह आ गया, हालाँकि अब आपको इन सब से थोड़ा-सा दूर रहना है। फिर भी आपके पास 3 महीने का टाइम है, 90 दिन हम या बोले 100 डेज़। आपके पास इससे कम समय नहीं है। अगर हम जनवरी को छोड़ दें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक? ये 3 महीने तो आपके पास हैं ही, साथ ही साथ हम 10 दिन ले लेते हैं अपने मई के। तो 100 दिन का आपके पास पूरा-पूरा समय है। आप अपने सब्जेक्ट को 15-15 दिन में डिवाइड कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस लगाइए, थ्योरी की क्लासेस देखिए, रिवीज़न करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है अब आपके लिए प्रैक्टिस, क्योंकि आपने थ्योरी की क्लासेस पहले ले रखी हैं, अब आपको करना है रिवीज़न और करनी है प्रैक्टिस। तो आपके पास भरपूर समय है। अगर आप में से जो भी अभी तक सोए थे तो जाग जाइए, क्योंकि अब जागने का समय आ गया है। अगर अब आप सोएँगे तो बहुत भारी पड़ेगा ये आप पे, ठीक? तो हमारे पास पूरे के पूरे 100 दिन का समय है और इस 100 दिन को हम 15-15 दिन में डिवाइड करके अपने सारे थ्योरी की क्लासेस,
साथ ही साथ जो हमने नोट्स बनाए हैं, मतलब अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये नोट्स ही अब आपके काम आएँगे, क्योंकि आप एक दिन में अगर बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर देखेंगे, तब भी आप 10 क्लास से ज़्यादा नहीं देख पाएँगे। क्योंकि आपका डाटा भी खत्म हो जाएगा और आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो इस समय पर वो आपके काम आएँगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब आपके पास 100 दिन का समय है, इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न कर सकते हैं, रिवीज़न करें, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ, ठीक? चलिए, बाकी हम तो हर डे यहाँ पर 40 क्वेश्चन करते ही हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, शल्य क्रिया के बाद शरीर में पोषण संबंधित आवश्यकता क्या हो जाती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, रुक जाती है या फिर निरंतर चलती रहती है पहले के समान? तो आपको पता है कि जब भी ऑपरेशन होता है या जो भी शल्य क्रिया होती है, उसके बाद शरीर में जो पोषण संबंधी आवश्यकता होती है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा जो है, वो बढ़ जाती है, आवश्यकता उसकी बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना एवं तंतुओं का निर्माण करना भोजन का कैसा कार्य है? क्या ये सामाजिक कार्य है? क्या ये शारीरिक कार्य है? क्या ये सुरक्षात्मक कार्य है? या फिर ये सभी है? तो हमें पता है ना कि जब ऊर्जा की बात करते हैं और शरीर के निर्माण की बात करते हैं, तो ये आपका शारीरिक कार्य हो जाता है। कैसा कार्य होता है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और तंतुओं का निर्माण करना भोजन का शारीरिक कार्य होता है, ठीक? और आपने तो पहले ही पढ़ रखा है कि भोजन के शारीरिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से किन पौष्टिक तत्वों को बृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है? जब आप न्यूट्रिशन साइंस की पहली क्लास लेते हैं, तब वहीं पर हम चर्चा करते हैं सूक्ष्म और दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। मतलब ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, और ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर में मात्रा जो है बिल्कुल कम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपसे बृहद पोषक तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि जो आपके दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं। क्या वो खनिज और लोहा होते हैं? क्या वो प्रोटीन और वसा होते हैं? दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर आपने थियरी की क्लास देखी होगी और पहली क्लास ली होगी, तो उसमें आपने पाया होगा कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो 5 होते हैं। एक तो आपका खनिज और विटामिन होता है, एक आपका प्रोटीन होता है, वसा होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो हमारे दीर्घ मात्रिक में आते हैं, वो आपके प्रोटीन आते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए और आपका फैट हो गया। ये आपके बृहद या फिर दीर्घ पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। जबकि हम बात करें विटामिन और मिनरल्स की, तो ये आपके सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? बृहद। तो बृहद में आपका क्या दिया गया है? प्रोटीन और आपका फैट। ये दोनों अगर साथ ही साथ आपका कार्बोहाइड्रेट भी होता, तो भी वो इसी में आपका आता। किसमें? जो बृहद पोषक तत्व हैं उसके अंतर्गत आता। राइट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, संतुलित आहार का निर्माण निम्न में से किसकी सहायता से किया जाता है? क्या आप खाद्य पिरामिड की सहायता से करते हैं? क्या आप खाद्य वर्ग की सहायता से करते हैं? क्या आप आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित मात्राओं की सहायता से करते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि संतुलित आहार का निर्माण आप खाद्य वर्ग की सहायता से करते हैं। कि कैसे करते हैं? खाद्य वर्ग की सहायता से करते हैं। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
5 कह रहा है दालें और फलियाँ खाद्य वर्ग में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब आपको बताना है कि दाल और फलियों में क्या प्रचुर मात्रा में होता है। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ए होता है या फिर वसा होता है। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे दाल और फलियाँ होती हैं, ये किसके रिच सोर्स होते हैं? तो ये आपके प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। मतलब कि दाल और फलियाँ खाद्य वर्ग में प्रोटीन आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताना है आपको, लड़कियाँ किस रोग से सबसे अधिक पीड़ित होती हैं? जो बालिकाएँ हैं मुख्य रूप से अगर हम बात करें किशोरावस्था की बालिकाएँ, ठीक? जो बालिकाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो किस रोग से सबसे ज़्यादा ग्रसित होती हैं? क्या रक्ताल्पता से होती हैं, रतौंधी से होती हैं, स्कर्वी से होती हैं या फिर बेरी-बेरी से होती हैं? तो आपको पता है कि जब आप आरडीए चार्ट खोलते हैं, तो उसमें आपने हर एक खाद्य पदार्थ की बात करें, हर एक पोषक तत्व विटामिन की बात करें, तो आपने देखा होगा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम चाहिए या हम ऐसे बोलें कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक चाहिए होता है। बट जब हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन जो है वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक मात्रा में चाहिए होता है। लड़कियाँ सबसे ज़्यादा रक्ताल्पता से ग्रसित होती हैं, रक्ताल्पता रोग से पीड़ित होती हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस रोग से पीड़ित किशोर अधिक भोजन खाकर उल्टी कर देते हैं? हालाँकि यहाँ पर किशोर की जगह आपका किशोरी होना चाहिए था, ठीक? तो किस रोग से पीड़ित किशोरी जो है, वो खाना खाकर उल्टी कर देती है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में, बुलिमिया रतौंधी में, बुलिमिया में या फिर एनीमिया में? तो आपको पता है ना कि लड़कियों में किशोरावस्था में एक विकार पाया जाता है जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक? और ये कैसे होते हैं? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ये जो आपका ईटिंग डिसऑर्डर है, ये आपका 2 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक तो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा आपका होता है बुलिमिया। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि किस अवस्था में जो किशोर हैं या हम किशोरियों की ही बात करें, अधिक खा लेती हैं, मतलब भोजन तो कर लेती हैं, खाना तो खा लेती हैं, बट वो उल्टी कर देती हैं। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है, वो बुलिमिया की होती है। बुलिमिया में जो किशोरियाँ होती हैं, वो अपने मतलब जैसे होता नहीं है कि लालच लगती है, मतलब खाने का बहुत मन है, तो ये क्या करती हैं, खाने को तो खा लेंगी, यानी कि जो इनको टेस्ट मिलना है, वो टेस्ट इनको मिल जाएगा। बट ये क्या करती हैं वमन कर देती हैं, उल्टी कर देती हैं ताकि इनके शरीर में जो इन्होंने खाया है, वो लगे ना। जब आपके शरीर में जो खाद्य पदार्थ है वो पचेगा नहीं और आपके शरीर में लगेगा नहीं तो आप कहाँ से मोटे होंगे। दूसरा ये होता है जो एंडोक्सिया नर्वोसा होता है, ये भी आपका एक ईटिंग डिसऑर्डर ही है और जो कि किशोरावस्था में ही पाया जाता है। बट इसमें क्या होता है? इसमें बुलिमिया का अपोजिट होता है। ये इसमें बुलिमिया जो होता है, बुलिमिया में तो लड़कियाँ खा लेती हैं ज़्यादा और खाकर उलट देती हैं, यानी कि उल्टी कर देती हैं, वमन कर देती हैं। लेकिन जब हम एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करते हैं, तो इसमें वो उपवास ही रखती हैं, मतलब खाना ही नहीं खाती हैं, ठीक? तो यहाँ से दोनों आपसे पूछा जाता है कि किसमें जो है खाना ही नहीं खाती हैं और किसमें खाकर वमन कर देती हैं। और जो ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ये क्यों करती हैं? क्योंकि ये अपने फिगर को मेंटेन रखना चाहती हैं, ठीक? चलिए, आई थिंक ये दोनों आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आपको समझ में आया होगा, ये अक्सर पूछा भी जाता है। आप देखेंगे तो नेट में ये आपको मिलाने के लिए पूछ लेता है। ये पिछली बार बीपीएससी यानी कि टीआरई 2 में भी शायद आपसे पूछा गया था, है ना? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? थायराइड होता है, उच्च रक्तचाप होता है,
घेंघा होता है, मधुमेह होता है। अगर यहीं आपसे अभी पूछ लेता कि जब आयोडीन की अधिक मात्रा हो जाती है, तब उच्च रक्तचाप होने की संभावना होती है। बट यहाँ पर पूछ रहा है आयोडीन की कमी होने पर। तो आपको पता है कि जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है, तो घेंघा नामक रोग देखा जाता है और ये एक विशेष पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देखा जाता है। अगर इसमें भी हम बात करें तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़रा आप ये बताएँगे कि ये जो घेंघा रोग है, हमने बताया कि ये एक पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। एक इस एक एक स्पेस एक मतलब कह सकते हैं कि ये एक ही क्षेत्र में होता है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये एंडेमिक है, पेंडेमिक है या फिर ये एपिडेमिक है? आपको पता होगा कि ये 3 प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। तो आप बताएँगे जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक एक साथ आ जाता है तो हमारे मन में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो जाती है और हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो जब भी मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ आपसे ये ज़रूर पूछती हूँ, लेकिन बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप में से बस 1-2 लोग ही ऐसे हैं जो कि इसका जवाब देते हैं। जबकि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हालाँकि आपसे ये अगर नहीं पूछा जाएगा आपके लेवल पर कि आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होगा, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन यहीं से और एक फ्रेम हो जाएगा क्या कि आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग क्या है? एंडेमिक है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, क्या है? तो आप हमें बताएँगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। हरी पत्तेदार सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है, तांबा प्राप्त होता है या फिर आपको आयरन मिलता है। तो हमें पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडे हैं, यकृत हैं, ये सारे के सारे आयरन के रिच सोर्स होते हैं। हमें इनसे आयरन अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साधारण कार्बोज निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? क्या आटा में पाया जाता है? रसीले जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, अनानास हो गया, क्या इन सब में पाया जाता है? या फिर ये सारे के सारे आपके साधारण कार्बोज के ही खाद्य पदार्थ हैं? तो आपको पता है ना कि अगर हम आटे की बात करें, चावल की बात करें, रसीले फलों की बात करें, गन्ना की बात करें, चुकंदर की बात करें, अनानास की बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे कार्बोज के ही कार्बोज की प्राप्ति के स्रोत होते हैं या इन सभी खाद्य पदार्थों में आपको क्या मिलता है? तो इन सभी में आपको साधारण कार्बोज मिलता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जोड़ों का लचीलापन निम्न में से रक्षा करता है किसकी? हड्डियों को टूटने से, चोटों से या शारीरिक अंगों की कठोरता से या फिर सभी से। तो जो जोड़ों में लचीलापन होता है, वो आपकी हड्डियों के टूटने से रक्षा करता है, चोटों से रक्षा करता है, साथ ही साथ शारीरिक अंगों की कठोरता से भी रक्षा करता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है शारीरिक कोशिकाओं की मरम्मत तथा वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा खाद्य वर्ग सहायक होगा? क्या खाद्यान्न एवं अनाज होंगे? क्या फल और सब्जियां होंगी? क्या वसा और शर्करा होगा या फिर ये सारी होती हैं? तो अगर हम यहाँ पर मरम्मत और वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ये कार्य करता है आपका कौन? जैसे ये जो आपके फल हो गए, जो सब्जियाँ हो गईं, ये इस वर्ग के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो आपकी मरम्मत और वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, ठीक? बाकी अगर हम बात करें अनाजों की, वसा की, शर्करा की, तो ये सारे खाद्य पदार्थ हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो हमें ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता नहीं है शरीर के अपने वृद्धि और मरम्मत के लिए, ठीक? तो राइट क्या हो गया आपका? फल और सब्जियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है खाद्य पिरामिड की सहायता से निम्न में से किसको समझा जा सकता है?
खाद्य पिरामिड की सहायता से आप किसको समझ सकते हैं? क्या खाद्य वर्गों के प्रयोग संबंधी निर्देश को समझेंगे? दिन भर के आहार में खाद्य पदार्थों की आवश्यक मात्रा समझेंगे या दिन भर की ऊर्जा की मात्रा या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, जब हम खाद्य पिरामिड की बात करते हैं तो खाद्य पिरामिड की सहायता से आप दिन भर के आहार में खाद्य पदार्थों की जो आवश्यक मात्रा आपको कितनी लेनी है, इस बात को आप समझते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, कि दिन भर के आहार में खाद्य पदार्थों की आवश्यक मात्रा को हम समझते हैं खाद्य पिरामिड की सहायता से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है, खाद्य पिरामिड के आधार में प्रस्तावित खाद्य पदार्थों का किस मात्रा में सेवन करना चाहिए? कम मात्रा में, बहुतायत में, ना के बराबर या फिर विवेकपूर्ण ढंग से? तो जो आपके खाद्य पिरामिड में आधार में जो खाद्य पदार्थ दिए होते हैं, उनका कम मात्रा में सेवन क्यों करेंगे या आप ना के बराबर क्यों करेंगे? आप उनका बहुतायत में सेवन करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्न में से कौन कुछ या लगभग कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता लेकिन भोजन के स्वाद में वृद्धि करता है? क्या वसा है, क्या मिठास है, मसाले हैं या फिर मसाले एवं उसके उत्पाद हैं? तो ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कि आपके पोषक तत्व आपको प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन भोजन में स्वाद बढ़ाते हैं। तो स्वाद बढ़ाने का कार्य कौन करता है? स्वाद बढ़ाने का कार्य आपके मसाले ही तो करते हैं, आपके खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। आपने मसालों का टॉपिक किया है ना? हमने एक पूरा टॉपिक ही मसालों का किया था, जिसमें करीब-करीब लगभग 30 क्वेश्चन हमने मसालों से ही किए थे। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। ये मांस था, ठीक? हमने मसाला बोला शायद, आप ये थोड़ा-सा देखेंगे, मांस एवं मांस के उत्पाद। हालाँकि अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से किसका सामान्य मात्रा में सेवन करना चाहिए? क्या फलों का करना चाहिए? मांस और मांस उत्पादों का करना चाहिए? सब्जियों का करना चाहिए या फिर अनाज का करना चाहिए? तो आपको बताना है कि सामान्य मात्रा में किसका सेवन करना चाहिए। सामान्य मात्रा में आप सेवन करेंगे जो मांस, मच्छी हैं या मांस और मांस के जो भी बने उत्पाद हैं, आप इनका एक सामान्य मात्रा में सेवन करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, इसको आप कितना खाते हैं, लेकिन आप उतना ज़्यादा मांस और मांस के उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इनका आपको सामान्य मात्रा में सेवन करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक निर्धारक नहीं हैं। क्या नहीं है? क्या रोजगार की स्थिति नहीं है, पोषण की स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है या फिर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियां नहीं हैं? तो जब हम स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक निर्धारक की बात करते हैं, तो सामाजिक निर्धारक में आपका रोजगार की स्थिति आती है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आती है, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संबंधी परिस्थितियाँ भी आती हैं। लेकिन सामाजिक निर्धारक में आपका पोषण की स्थिति नहीं आती है। ठीक? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, पोषण की स्थिति यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा बड़ा है बट आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। शारीरिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर अस्वस्थ है तो आपको उसमें कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा? क्या सामान्य गतिविधियों का सुचारू रूप से किया जाना, असाधारण रूप से थकान महसूस नहीं करना या साधारण जलवायु परिवर्तन होने पर ही संक्रमण ग्रस्त हो जाना या फिर संक्रमण और रोग के प्रति पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता होना? जब आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ होंगे तब आपको सामान्य गतिविधियों की सुचारू रूप से कर सकते हैं। जब आप
मतलब लक्षण नहीं दिखाई देगा। यानी कि जब आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तब आपको लक्षण क्या दिखाई देता है कि आप साधारण जलवायु परिवर्तन होने पर भी आपको संक्रमण हो जाता है। तो राइट आपका ये हो जाएगा, बाकी ये सब स्वस्थ के लक्षण दर्शा रहे हैं, लेकिन हमें अस्वस्थ के लक्षण को बताना है। तो जब आप शारीरिक तौर पर अस्वस्थ होंगे, तो जब साधारण से जलवायु परिवर्तन होगी, तो उसमें भी आपको संक्रमण हो जाएगा या आप संक्रमण से ग्रस्त हो जाएँगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी थोड़ी-सी समस्या आ रही होगी आपको। आई थिंक अभी एकदम बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है। जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो क्या होता है? क्या वह स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करता है? क्या वो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक हीन भावना से ग्रस्त होता है? उसके संबंध संतोषप्रद होते हैं? या यदि किसी मानसिक या भावनात्मक तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़े, तो वो उसका मुकाबला कर सकता है और सहज रूप से उबर सकता है। थोड़ा-सा हमें क्वेश्चन को फिर से देखना है। क्या है? व्यक्ति जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा क्वेश्चन में चेंज करना होगा। जब व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है या स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं होता है, ठीक? क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। तो जब ये तो हम ये देख रहे हैं ना कि जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो वो स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करेगा। ये तो सही है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो वो स्वयं को समर्थ और सक्षम महसूस करेगा, ना? व्यक्ति हमेशा नकारात्मक भावना से ग्रस्त रहेगा, नहीं। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो सकारात्मक भावना से ग्रस्त रहेगा, यानी कि उसके अंदर हमेशा सकारात्मक भावना रहेगी। साथ ही साथ उसके संबंध संतोषप्रद होंगे, मतलब लोगों के साथ उसका जो व्यवहार है, जो उसका संबंध है, वो मधुर होगा। यदि किसी मानसिक या भावनात्मक तनाव की परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो वो उनका मुकाबला कर सकता है और सहज रूप से उनसे उबर सकता है। तो ये आपकी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को दर्शा रहे हैं। एक ही आपका है ये कि यदि व्यक्ति जो है जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तब उसके अंदर क्या दिखेगी? तो यहाँ पर आप लगाएँगे नहीं, थोड़ा-सा इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, इसमें आप लगाएँगे नहीं। और जब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो वो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक हीन भावना से ग्रस्त रहेगा, ठीक? या एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण यही हैं कि वो हमेशा नकारात्मक भावना से ग्रस्त होगा। क्वेश्चन में थोड़ा-सा आप चेंज करिएगा, ये यहाँ पर नहीं वाला छूट गया था, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है बृहद पोषक तत्व। आई थिंक हमने दूसरा क्वेश्चन ही ऐसे किया था। तो आपको पता है कि हमारे पास जो बृहद पोषक तत्व हैं वो 3 हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और एक आपका प्रोटीन। ये तीनों ही आपके बृहद पोषक तत्व हैं, जबकि हम खनिज लवण और विटामिन की बात करते हैं, तो ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, ठीक? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला कि ए, बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, साथ ही साथ आप प्रोटीन का भी नाम ध्यान रखेंगे कि ये आपके बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे, मोटापे से कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? क्या मानसिक मंदता आती है, आरक्तता होता है, रतौंधी होता है या फिर हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आपको देखने को मिलता है? तो हमें पता है ना कि मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप इन सबको जन्म देता है, ठीक? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हृदय रोग और उच्च रक्तचाप। जबकि आपको रतौंधी, आरक्तता और मानसिक मंदता इन तीनों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ज़रा आप हमें एक बार बता देंगे कि ये किन-की कमी से होता है? हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन-सा अल्प पोषण का प्रभाव नहीं है? कम भार, ये तो है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ये भी होता है।
विटामिन ए की कमी से अंधापन और उच्च रक्तचाप। जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं अल्प पोषण की, तो अल्प पोषण में आपका उच्च रक्तचाप नहीं होता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्न में से कौन-सा अत्यधिक पोषण का प्रभाव नहीं है? क्या कम भार, मधुमेह, मोटापा या उच्च रक्तचाप? तो ध्यान रखेंगे कि जब अत्यधिक पोषण आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें आपको कम भार होने की संभावना नहीं होती है, आपका भार कम नहीं होता है। जबकि अगर हम बात करें अत्यधिक पोषण से मधुमेह होता है, मोटापा होता है, साथ ही साथ उच्च रक्तचाप होता है। मतलब अत्यधिक अत्यधिक पोषण क्या? कि जब आप खाए जा रहे हैं अधिक और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, आप कैलोरी आपकी बर्न नहीं हो रही है, तो आपको मधुमेह होगा, मोटापा होगा, उच्च रक्तचाप होगा। और मोटे व्यक्तियों में ही मधुमेह होने की संभावना अधिक हो जाती है, या एक उम्र के बाद हम बात करें तो मोटापा होना मोटापे में वृद्धि हो जाती है, ठीक? मध्य आयु जिसे हम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अशुद्ध पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसे कितने तापमान पर कुछ देर के लिए उबालना चाहिए? 70 डिग्री सेल्सियस पर, 80 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर -10 डिग्री सेल्सियस पर? तो आपको पता है ना कि पानी को शुद्ध करने के लिए जब हमें पीना है तो हम उसे शुद्ध करेंगे 100 डिग्री तापमान पर हम उसको थोड़ी देर उबालेंगे। और आपसे पूछता है कि घरेलू विधि से पानी को शुद्ध बनाने की सबसे आसान विधि कौन-सी है? तो आप बताते हैं उबालना। उबालना मेथड जो होता है ये घरेलू विधि के लिए बहुत अच्छा होता है, जबकि जो आपके और विधियाँ दी गई हैं भौतिक, रासायनिक इन सब का प्रयोग हम घर पर नहीं करते हैं। ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों को विद्यालय में शीघ्र स्थापित होने में निम्न में से कौन-सी परिस्थितियाँ सहायक होती हैं? क्या पर्याप्त धन एवं सुविधाएँ होने पर? क्या राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिरता? या उचित लालन-पालन एवं पोषण या फिर अत्यधिक पोषण? तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आप जब भी अत्यधिक पोषण का नाम, अल्प पोषण का नाम, अपर्याप्त पोषण का नाम आएगा, आप तुरंत उसको हटाएँगे, ठीक? वो नेगेटिव वर्ड के नेगेटिव आता है, जैसे मतलब कि अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए बात किया जा रहा है, तो इन सबको हम नहीं लेंगे। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हम एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि बच्चों को विद्यालय में शीघ्र स्थापित होने में निम्न में से कौन-सी परिस्थितियाँ सहायक होती हैं? तो क्या पर्याप्त धन और सुविधाएँ होने से होता है या राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिरता से होता है? नहीं, होता कैसे है? तो उचित लालन-पालन और पोषण से होता है, ठीक? यानी कि बच्चों को विद्यालय में शीघ्र स्थापित होने के लिए उचित लालन-पालन और पोषण की आवश्यकता होती है। अगर आपने बच्चे का उचित लालन-पालन किया है, उसका अच्छे से पोषण किया है, तो ये बच्चे को विद्यालय में शीघ्रता से स्थापित होने में सहायता करता है या योगदान देता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, बच्चों में वृद्धि एवं विकास के अवरुद्ध होने का मुख्य कारण कौन-सा है? क्या अत्यधिक पोषण है? क्या असंतुलित पोषण है? क्या अपर्याप्त पोषण है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? पूछा आपसे जा रहा है कि बच्चों में वृद्धि एवं विकास के अवरुद्ध होने का मुख्य कारण क्या होता है? वो होता है आपका अपर्याप्त पोषण होता है। जैसे अगर आपने अत्यधिक पोषण दे दिया या जो है बच्चे को असंतुलित पोषण दे दिया, अत्यधिक पोषण दिया, मोटापा हो गया या फिर असंतुलित पोषण दिया, तो ये भी सही नहीं होता है। लेकिन बच्चों की अगर हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं, जो उनकी वृद्धि और विकास अवरुद्ध होता है, उसका कारण ये होता है कि आपने बच्चे को उचित पोषण नहीं दिया, उसको पर्याप्त पोषण नहीं दिया, उसको आपने अपर्याप्त पोषण दिया है, इसलिए बच्चा जो है उसकी वृद्धि और विकास रुक जाती है। जैसे आपको पता है कि बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि और विकास में सहायक होता है।
अगर आपने उसकी अपर्याप्त मात्रा दी है, तो बच्चे का क्या वृद्धि और विकास हो सकता है? नहीं, बाधा होगी, अवरुद्ध होगा। ठीक? बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बच्चों के आहार में प्रोटीन की कमी होने से उन्हें निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? क्या उनको क्वाशियोरकर होगा? क्या उनको रतौंधी होगा? क्या उनको घेंघा होगा या फिर उनको मैरास्मस होगा? तो आई थिंक जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वाशियोरकर मैरास्मस की, तब भी हम आपसे पूछते हैं कि कौन सा प्रोटीन की कमी से होता है और कौन सा प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं मैरास्मस की, तो ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं क्वाशियोरकर की, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। यानी कि जब बच्चों के आहार में प्रोटीन की मात्रा आप कम कर देंगे, तो उनमें क्वाशियोरकर नामक रोग देखने को मिलता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 स्वास्थ्य के सूचक हैं क्या? मृत्यु दर है, आसक्तता दर है, स्वास्थ्य नीतियां हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के सूचक की, तो ये मृत्यु दर, आसक्तता दर, स्वास्थ्य नीतियां, यानी कि ये सारे के सारे स्वास्थ्य के सूचक होते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंचते हैं। कह रहा है इष्टतम पोषणात्मक स्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि पेशी की सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए, शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने में मदद करता है, उत्पादकता को बेहतर बनाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ना कि इन सभी के लिए, मतलब हमारी पेशी जो है, पेशी की सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए, शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने के लिए या उत्पादकता को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें इष्टतम पोषणात्मक स्तर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका पोषणात्मक स्तर अच्छा है, तो आपके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। कह रहा है घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। जब आपको घर पर शुद्ध पेयजल प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप जल का आशवन करेंगे? क्या जल को उबालना है? जल का अवक्षेपण करना है या फिर जल का क्लोरीनीकरण करना है? तो अभी-अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था कि अगर हमें घर पर जल शुद्ध करना है, तो उसके लिए सर्वोत्तम उपाय होता है आपका जल को उबाल लेना, और ये सबसे सरल विधि होती है। आसवन में क्या होता है, उसमें आसवन जो विधि होती है, अगर आप जब आसवन विधि करते हैं, तो पानी आप रख देते हैं, पानी उबल-उबल कर जो आप ढके रहते हैं, उसमें जो है उसमें जाके एक फिर नली के थ्रू वो जो वाष्पित होकर पानी जाता है, इकट्ठा होता है, वो आपका अशुद्ध जल होता है, आसवन विधि से किया जाता है। तो हमें अगर घरेलू तौर पर अपने पानी को शुद्ध करना है, या आप लोग क्या करते हैं? अगर जैसे जब सर्दी का मौसम है, डॉक्टर ने कहा कि आप पानी को उबाल कर पीना, यानी कि आपको घर पे ही अपने पानी को शुद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या रहता है, हम ले जाके पानी को उबाल लेते हैं, उसको रख देते हैं, जो उसमें गंदगी रहती है वो नीचे बैठ जाती है और हम पानी को पी लेते हैं। सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे जल्दी होने वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पोषण का संबंध डॉट तथा फिर डॉट एवं कार्य के रख रखाव के साथ है क्या? शारीरिक अंगों के, ऊतकों के संरचना के, उपरोक्त दोनों? तो हमें पता है कि 2 डॉट दिए गए हैं, 2 आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब ही है कि आपका उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। पोषण का संबंध शरीर के अंगों तथा ऊतकों की संरचना एवं कार्य के रख रखाव के साथ है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्न में से कौन सी पोषण संबंधी समस्या है? क्या एनीमिया है, रतौंधी है, सूखा रोग है, उपरोक्त सभी?
तो आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं पोषण संबंधी समस्या की, तो ये तीनों के तीनों आपके पोषण संबंधी समस्याओं के अंतर्गत आते हैं। ज़रा आप एक बार बताना, जैसे रतौंधी तो आप सबको पता है कि रतौंधी जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है, आँखों से संबंधित होता है, विटामिन ई की कमी का पहला लक्षण होता है, ठीक? बाकी एनीमिया की हम बात करते हैं तो रतौंधी की कमी से होता है। एक बार आप हमें ये बताओ कि ये सूखा रोग किसकी कमी से होता है, ठीक? चलिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्न में से कौन-सी स्वास्थ्य संबंधित समस्या अतिपोषण का परिणाम है? इनमें से कौन-सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या अतिपोषण का परिणाम है? यानी कि जब आप ज़्यादा पोषण ले रहे हैं। क्या उच्च रक्तचाप होगा? क्या आपका मोटापा होगा? क्या आपका हृदय रोग होगा या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है ना कि जब हम अति पोषण लेते हैं तो अति पोषण में आपका उच्च रक्तचाप, मोटापा, मोटापे के साथ-साथ फ्री में मिल जाता है आपको डायबिटीज़। यानी कि जब आप आहार से संबंधित, यानी कि जब आप अति पोषण लेते हैं तो इन सभी से ग्रसित हो जाते हैं। अगर आपको इन रोगों से बचना है तो पोषण अपना थोड़ा-थोड़ा कम करिए। आप जितना कैलोरी ले रहे हैं उतना बर्न करिए, आप शारीरिक परिश्रम करिए तो आप इन सारे रोगों से मुक्त रहेंगे, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वैसे ठंडी का सीज़न है, तला-तलाया चीज़ बहुत मिले तो खाने में क्या आनंद है। लेकिन जब आप खाने का आनंद ले रहे हैं तो थोड़ी-सी अपने शरीर को कष्ट दीजिए और थोड़ा-सा परिश्रम करिए, शारीरिक श्रम करिए, ताकि जो आपने आनंद लिया है, जो आपने वसा लिया है, जो आपने ज़्यादा ऊर्जा लिया है, वो सारी चीज़ें बर्न हो जाएँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, कह रहा है, निम्न में से कौन-सी समस्या अल्प पोषण का परिणाम नहीं है? क्या कम शारीरिक भार? क्या कम प्रतिरक्षा, घेंघा या जीवन शैली संबंधी रोग? तो जब हम बात करते हैं अल्प पोषण की, तो अल्प पोषण का परिणाम आपका कम भार होता है, आपकी जो प्रतिरक्षा है वो भी कम होती है, घेंघा रोग हो जाता है। लेकिन लेकिन जो जीवन शैली संबंधी रोग है, ये अल्प पोषण का परिणाम नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कह रहा है, निम्न में से किसकी अल्प पोषण के कारण प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? मतलब आपको कुछ ग्रुप दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किसकी अल्प पोषण के कारण प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? क्या शिशु और छोटे बच्चों की, गर्भवती और धात्री माताओं की, किसी रोग से उबरते हुए व्यक्ति की या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे इन सभी अवस्थाओं में, अगर हम अल्प पोषण लेते हैं तो ये सारी की सारी अवस्थाओं के व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक तो कोई छोटा बच्चा है, यानी कि शिशु है या छोटा बच्चा है, तो वो भी इससे प्रभावित होगा। जो गर्भवती माता है, जो धात्री माताएँ हैं, ये भी प्रभावित होंगी। साथ ही साथ कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अभी रोग से उबर ही रहा है, तो भी वो अल्प पोषण के कारण प्रभावित होगा। यानी कि उपरोक्त तीनों ये जो अवस्थाएँ आपको दी गई हैं, इन सभी अवस्थाओं में अल्प पोषण की वजह से ये सारे के सारे लोग बहुत जल्दी प्रभावित होंगे, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। बताना है आपको, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? और आपको पता होगा कि ये मिशन मिशन इंद्रधनुष जो है, वो टीकाकरण से संबंधित है ना? इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 2014 को हुई, 15 दिसंबर 2014 को हुई, 25 दिसंबर 2014 को हुई या फिर 30 दिसंबर 2014 को हुई। तो ये तो कन्फर्म है कि दिसंबर और 2014 में हुआ। बट किस डेट को इसकी शुरुआत की गई? तो ध्यान रखिएगा, जो मिशन इंद्रधनुष है, ये भारत सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को। साथ ही साथ आप हमें ये बताएँगे कि ये कितने रोगों या कितने बीमारियों से टीकाकरण करता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बीसीजी का पहला टीका निम्न में से किस समय लगाया जाता है? क्या 0 से 1 माह में? क्या 2 से 4 माह में?
3 से 4 माह में या फिर 2 से 3 माह में लगाया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका लगता है वो 0 टू 1 मंथ में लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है डीपीटी तथा पोलियो का पहला टीका कब लगाया जाता है? क्या 2 माह में, 1.5 माह में, 2.5 माह में या फिर 3 माह में? तो ध्यान रखिएगा, जो पोलियो और डीपीटी का टीका है वो 1.5 माह में लगाया जाता है। अगर आपसे बोला जाए 6 सप्ताह तो भी आपका एक ही बात होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी। तो ये हम सबका रटा-रटाया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, हम सब कर भी चुके हैं। क्या? कि जन्म के तुरंत बाद हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। अब काम क्या है? ये तो हम देख लिए कि काम क्या हमारा आंसर क्या है, लेकिन अब आप हमें बताएँगे ओपीवी, डीपीटी, बीसीजी क्या फुल फॉर्म बताएँगे। क्या बताएँगे आप? आप फुल फॉर्म बताएँगे कि ओपीवी का फुल फॉर्म क्या है, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, साथ ही साथ बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। बाकी बीसीजी की खोज किसने की, कैसे की, ये सब हम बाद में चर्चा कर लेंगे, जब हम एक डिज़ीज़ वाली क्लास लेंगे जो वायुजनित और जलजनित रोग हैं, ठीक? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट नहीं, मतलब जो हम करते हैं अभी, तो हमारे 5 इम्पोर्टेंट डेज़ बच रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष किन बीमारियों से रक्षा करता है? अभी-अभी आपने देखा मिशन इंद्रधनुष क्या है? टीकाकरण। ये गला घोटू काली खाँसी से करता है, टिटनेस क्षय रोग खसरा से करता है, हेपेटाइटिस बी और पोलियो से करता है या फिर उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे, जो मिशन इंद्रधनुष है ये आपकी 7 बीमारियों से रक्षा करता है या 7 बीमारियों का टीका लगाता है, जिसमें आपका गला घोटू काली खांसी आती है, टिटनेस क्षय रोग और खसरा आता है, हेपेटाइटिस चाहे बी कहें या हेपेटाइटिस कहें, और पोलियो, इन 7 रोगों से आपकी रक्षा करता है, 7 बीमारियों से रक्षा करता है। कौन? मिशन इंद्रधनुष। शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 का, और आपके महत्वपूर्ण दिवस में शामिल है ये। 8 मई का, जो 8 मई का दिन है, ये किस रूप में मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस या फिर उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हालांकि अभी तक तो आप क्वेश्चन के फ्रेमिंग को देखकर समझ ही गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। क्योंकि 8 मई को हम विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं, साथ ही साथ हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। जरा बताना कि ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई भारत में? हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे भारत में पूछ रहे हैं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 17 मई को मनाया जाता है क्या? विश्व दूर संचार दिवस, सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हम 17 मई को मनाते हैं वो मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस, सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं, ठीक? आज ये आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है आसान आसान, लेकिन अगले दिन आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं उपरोक्त दोनों दे देती हूँ या उपरोक्त सभी दे देती हूँ तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाता है, यही आंसर होगा। बट देखना कल से आप कैसे फंसेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को या 10 मार्च को, 10 मई को, 15 मई को, 20 मई को? अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं 15 मई को, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 21 जून को मनाया जाता है, बड़ा ही फेमस है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस।
साथ ही साथ आप विश्व संगीत दिवस भी मनाते हैं 21 जून को। तो 21 जून को 2 दिवस ध्यान रखेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और दूसरा आपका हो गया विश्व संगीत दिवस, यानी कि उपरोक्त दोनों आपका सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को, 8 सितंबर को, 8 मार्च को या फिर 8 अप्रैल को? तो जो हम विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं 8 सितंबर को। तो ये थे आज के आपके 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, कुछ चीज़ें आपको नई मिली होंगी, कुछ चीज़ें आपको पुरानी मिली होंगी, कुछ चीज़ों को आपने सीखा होगा, कुछ चीज़ों को आपने रिवाइज़ किया होगा। आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, कल क्या है? कल है आपका 26 जनवरी, कल है आपका रिपब्लिक डे। तो कल आपकी क्लास रहेगी ऑफ। करना है क्या आपको? आपको करना ये है कि आपको रिवीज़न करना है, आपको नोट्स अगर अभी तक देखिए आपके पास समय अभी बहुत है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो भी अभी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक? तो जब आपके पास नोट्स होता है ना, तो जैसे क्या होगा कि हम ये मान लेते हैं आपने 30 अप्रैल तक अपना 30 अप्रैल तक क्या किया, थोड़ा-सा यहाँ पर आपने 30 अप्रैल तक अपना पूरा एक बार सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। लेकिन अब जो 30 अप्रैल से 15-14 मई का समय बच रहा है, उसमें आप प्रैक्टिस लगाएँगे। अब अगर कोई प्रैक्टिस में कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है, आपको सोचना है, तो आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे? जाकर क्लासेस खोलेंगे, वीडियो खोलेंगे, तब देखेंगे, भगाएँगे, कैसे देखेंगे? स्पीड बढ़ा-बढ़ा कर देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी आपके पास बहुत समय है, लग जाइए अभी से और नोट्स बना डालिए, ठीक? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आपको लिखते रहेंगे, स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, थोड़ा-सा अच्छा भी रहेगा। जब आप लिखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। तो अभी भी आपके पास बहुत समय है, अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप चीज़ों का नोट्स बना सकते हैं, एक-एक नोट्स आपकी आपके पास होगी, तो कुछ भी देखना होगा तो आप तुरंत देख सकते हैं, ठीक? चलिए अब आपको यही बताना था, बाकी आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, वैसे हम सोच रहे हैं कि अब हर संडे को आपकी क्लास ऑफ रखी जाए, बट देखते हैं, अभी कल तो आपकी क्लास ऑफ ही रहेगी, तो आप सभी को 1 दिन पहले ही एडवांस में रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक? चलिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। मिलते हैं अब हम मंडे को नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। उम्मीद है कि तब तक आप लोग अच्छे से नोट्स-वोट्स बना लेंगे, ठीक? अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं नोट्स बनाना तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। नोट्स बनाने से होगा क्या कि चीज़ें आपको रिवाइज़ करने में आसान हो जाएँगी। बस कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको भटकना ना पड़े कि लास्ट मोमेंट में हमें ये डेट देख लेनी है, थोड़ा-सा इसके बारे में देख लें। होता क्या है कि कभी-कभी जब हम एग्ज़ाम में 4-6 दिन बचता है, तो जब हम अपनी नोट्स को उलट-पलट कर देखते हैं, तो चीज़ें हमारे दिमाग में रह जाती हैं और एग्ज़ाम हॉल में हमें वो आसान होता है करने में। लेकिन जब हम नोट्स नहीं बनाते हैं, तो थोड़ी-सी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। जो क्वेश्चन हमने पूछे हैं, आई थिंक 10 क्वेश्चन से तो कम हम कभी नहीं पूछते हैं आपसे, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।